अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग औराम व बुसूर के चैप्टर में पढ़ रहे हैं नार फारसी। नार फारसी को अकूता या छाजन के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में हम लोग एक्जिमा लिखते हैं, एक्जिमा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक में, इसका नाम भी है। नार फारसी क्या है, अकूता क्या है, छाजन क्या है। इब्न सादी का कौल है कि इसका नाम नार फारसी इसलिए रखा गया है कि ये मर्ज मुल्क फारस में सबसे ज़्यादा हुआ करता है। यानी इसका जो रिलेशन है मुल्क फारस से है। ऐसा किसने कहा? इब्न सादिक ने। इब्न सादिक ने कहा है कि ये मर्ज चूँकि मुल्क फारस में ज़्यादा हुआ करता है, इसीलिए इसका नाम नार फारसी। नार माने तो आग, ठीक है। फारस मुल्क से रिलेशन है और इस मर्ज में सोजिश वगैरह भी होती है, इसलिए इसको नार फारसी लिखा गया है। आगे लिखा है कि या इसका नाम इसलिए रखा गया कि जिस शख्स ने सबसे पहले इसका इलाज किया था वो मुल्क फारस का बाशिंदा था। एक कौल तो ये है कि ये चूँकि फारस में ज़्यादा हुआ करता है इसलिए इसका नाम नार फारसी है। दूसरा कौल ये है कि इस मर्ज़ का इलाज, यानी नार फारसी जिसको हम लोग कहते हैं, उस तरह का जो मर्ज़ उस वक्त रहा होगा, उसका इलाज, इसका इलाज सबसे पहले जिसने किया वो कौन था? फारस का था। वो तबीब कहाँ का था? फारस का था। इस वजह से इसके रिलेशन से उसका नाम नार फारसी रखा गया, ठीक है। तो ये वजह तस्मीया में सवाल पूछा जा सकता है कि इसका रिलेशन आइदर मुल्क फारस में ज़्यादा होने से है या वहाँ के इलाज करने वाले शख्स के नाम से है। तो दोनों ऑप्शन है, दोनों सही है, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन किस तरह का पूछता है उस पर डिपेंड करता है। और अमूमन इसमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा, ये रहेगा या ये रहेगा। ये दोनों रहेगा तो बहुत रहेगा, ठीक है। आगे लिखा, जिल्द के दाने हैं जो बहुत जल्द खुरंड में तब्दील हो जाते हैं। अमूमन देखिएगा कि ज़्यादातर ये पाँव पे निकलता है। पाँव पे निकलता है तो छोटा सा दाना होता है, उसको लोग इचिंग करते करते वो पूरा उसमें डर्माटाइटिस हो जाता है, मोटा हो जाता है, काला हो जाता है। इसी लिखा है कि खुरंड में तब्दील हो जाता है। सोजिश होती है, ताऊसी रंग के सुर्ख खतूत जलती हुई आग और भड़कते हुए शोले के मानिंद होते हैं, इसलिए इसका नाम नार फारसी रखा गया है। नार मतलब आग, नार माने आग। अब फारस का रिलेशन तो यहाँ पे पहले बता दिया गया है। चूँकि इसमें सोजिश होती है और सुर्खी जो है कैसी दिखती है? आग भड़कते हुए आग की तरह दिखती है। इसकी वजह से इसके नाम में नार भी जोड़ा गया है, नार फारसी। तो वजह तस्मिया में इसकी दो पार्ट है, एक तो फारसी की वजह तस्मिया बताई है और एक नार की वजह तस्मिया बताई है। नार की वजह तस्मिया आग से मुशाबहत की वजह से है। आग से दो तरह से मुशाबहत है, एक तो उसकी सोजिश में और दूसरी उसकी रंगत में, ठीक है। और फारसी की जो मुशाबहत की जो वजह तस्मिया है, ये या तो मुल्क फारस में ज़्यादा होने से है या तो उसके वहाँ पे तबीब के पाए जाने से, जो तबीब पहले उसका इलाज किया होगा, ठीक है। अगर लिखा है, शक्ल के एतबार से मुख्तलिफ इक़साम के हैं, सादा, सुर्खी माइल, आबलादार, मुतकी, सुल्ब, शिकाकी। ये 5-6 किस्में लिखा है। कौन कौन है? पहला सादा, दूसरा सुर्खी माइल, तीसरा आबलादार, चौथा मुतकी, है ना, पांचवा सुल्ब और छठा शिकाकी। बताते हैं। सादे तौर पर, जिसमें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन या कोई अलग डिफरेंस है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं हो, यानी जो पिक्यूलियर एक्जिमा बोलेंगे वो सादा कहलाएगा। अगर कोई कहीं सवाल ये पूछे कि इनमें से पिक्यूलियर एक्जिमा कौन है या टिपिकल एक्जिमा कौन है? टिपिकल जानते हैं? टिपिकल जानते हैं? टिपिकल का माने क्या होता है? जानते हैं?
डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो होता है वो टिपिकल को लोग हमेशा उल्टा समझते हैं। टिपिकल के माने लोग समझते हैं कि वो कुछ अलग है, नॉर्मल से हट के है, बल्कि जो नॉर्मल है वही टिपिकल है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे 10 लड़के एक साथ खड़े हो जाएं, तो 10 लड़के में से अगर किसी का एक का नाक ज़्यादा लंबा हो गया तो वो अटिपिकल हो गया, वो टिपिकल नहीं है। सब लड़का अगर एक जैसा है तो सबकी नाक एक जैसी होगी, या मतलब जैसा होनी चाहिए वैसी होगी। अगर किसी का नाक ज़्यादा लंबा हो गया वो अटिपिकल है, किसी का हाथ लंबा हो गया वो अटिपिकल है, यानी कोई नॉर्मल से हट गया तो वो अटिपिकल है। सादा ये टिपिकल एक्जिमा है। सुर्खी माइल, उसमें सुर्खी पाई जाती है। आंवलादार, उसमें आंवला बन जाता है। मुतकी, अल्सरेटेड, ठीक है, उससे पस निकलता है, की निकलता है, की निकलता है, इसी से बना मुतकी। वो ये मफूल है, की से का मफूल है। तो इसमें ऐसा मतलब कि नार फारसी या ऐसा एक्जिमा जिसमें पस निकलता हो। सुल्ब, हार्ड, सख्त हो गया हो। और शिकाकी, जो फट गया हो। ठीक है, फिशरेटेड, फिशर वाला। तो इतने सारे उसके एग्जाम बताए गए हैं। होता क्या है, हम लोग जब मतलब के मॉडर्न साइड से पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि भैया वो जो स्किन डिजीज़ है उसके बहुत सारे किस्म है। हमारे यहाँ तो एक्जिमा लिख दिया गया है, तो भैया हर चीज़ को हम एक्जिमा बोल के निकल जाते हैं। भाई हमारे यहाँ भी एक्जिमा का टाइप लिखा गया है, लेकिन आप उसको देखते नहीं हैं। अगर उसके टाइप को देखेंगे तो उसके हिसाब से आप समझ पाएंगे कि भैया हमारे यहाँ भी उसकी बयान की गई है। सादा भी है, सुर्खी माइल भी है, आंवलादार भी है। आप कहीं आंवला निकला हुआ है तो आप इंग्लिश में उसको पम्फेगस बोल दीजिए। सुल्ब है तो कहेंगे डर्माटाइटिस हो गया है ना। की है तो बोल दीजिए अल्सर हो गया है, वगैरह वगैरह। वो अलग मॉडर्न में उसके हिसाब से उसका नाम अलग से दे दिया गया हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक्जिमा के 6 टाइप बताए गए हैं, जिसमें सादा, सुर्खी माइल, आंवलादार, मुतकी, सुल्ब और शिकाकी है। उसूल इलाज क्या लिखा है? मुसफ़ियात खून। उसूल इलाज में मुसफ़ियात खून, इसके बाद मुसिलात मुलय्यनात, मुसिलात मुलय्यनात, मुसक्किनात जिल्द, मुसक्किनात जिल्द और मानियात अफूनत, मानियात अफूनत। तो इसका ये उसूल इलाज है। मुसफ़ियात, मुसफ़ियात, मुसिलात मुलय्यनात, मुसक्किनात जिल्द और मानियात अफूनत। तो अगर ये सवाल उसके उसूल से पूछा जाए तो इसमें आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, आंवला निकलना या तनफ्फुद, तेनुफे तो, इसको लिखते हैं इंग्लिश में ब्लिस्टर। ब्लिस्टर कहता है छोटे छोटे ऐसे आंवले हैं जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। ठीक है। नफात माने आंवला, नफात के माने होता है आंवला। नू फे अलिफ तो नफात, आंवला। आप लोग यहाँ से ये टर्म को याद रखिए। एक टर्म है मुनफित। क्या बोला, फिर से बताइए। बलगम के साथ जब भी होगा वो मुनफिस होगा। मुनफिसे बलगम होगा। मुनफिस नफ्स में होता है थूकना। हाँ, बलगम थूकना, बलगम फेंकना, यानी खांसी के साथ जो बलगम निकलता है, ऐसी दवा जो उसको निकाले वो मुनफिस बलगम है। मुनफित एक टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें कुल्लियात अदविया में, यहाँ पे इस्तिलाहात वगैरह पढ़े होंगे। ठीक है। ये मुनफित में कहीं कहीं पर मुनफिज लिखा हुआ है, जो के साथ लिखा हुआ है, देखे होंगे। ठीक है, वहाँ पे गलती है, गलती की वजह से लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से इसमें भी कहीं पे आया था, अभी हम
5-7 क्लास पहले कहीं पे हमने पढ़ाया था, तो उसमें भी शायद कहीं पे गलती से जो लिखा हुआ है वो बताया जाए कि जो नहीं है बल्कि वो तो है। ठीक है, यहाँ पर नफ़ात से क्लियर हो गया है अलग से, जब यहाँ पे उसको आंवला का माने लिखा है, नफ़ात, नफ़ात के माने आंवला। ठीक है, तनफुत का माने आंवला पैदा निकलना, और मुनफित माने आंवला निकालने वाला। ठीक है, तो हम लोग जो दवा इस्तेमाल करते हैं वो मुनफित इस्तेमाल करते हैं कहीं कहीं पे जब आंवला पैदा। इरकुन निसा में आपने पढ़ा होगा, इरकुन निसा में, इरकुन निसा में वहाँ पे हम लोग लिखे पढ़े हैं ना कि वहाँ पे मुहम्मी दवा या मुनफित इस्तेमाल करें, या फिर आप वहाँ पे चीरा लगा करके ज़ख़म को हरा रखें। ठीक है, तो उससे जो है मर्ज़ आसान होता है, ठीक होता है इसमें। गलत लिखा है। हाँ, वहीं पे फिज़ो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली नफ़ात है। चलिए, लिखा है कि नफ़ात आंवला जिल्द में वर्मी कैफियत है, जिससे जिल्द के दोनों तबकात के दरमियान मायत खून मुतरशह हो जाती है। अगर सवाल पूछे भैया ये मुनफित किस तरह का मर्ज़ है, ठीक है, तो क्या लिखना है, ये वर्म है, एक तरह का वर्म है। अच्छा, आप मॉडर्न से भी समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। वहाँ पर जो आप बोलते हैं एडेमा, एडेमा किसको बोलते हैं, जहाँ पर फ्लूइड का अकुमुलेशन होता हो। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, स्किन के दरमियान में इस फ्लूइड का अकुमुलेशन हुआ है और ये इस तरह से ब्लिस्टर बन गया, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। यहाँ पर लिख रहा है कि ये जो है ऐसी वर्मी कैफियत है, क्या है, वर्मी कैफियत है ना, जिसमें जिल्द के दरमियान पानी, बेसिकली वो क्या है, मायत खून है, मायत खून जमा हो जाता है। इसका सबब हाजमा की खराबी, ग़िज़ा की खराबी और कमी, रंज व फिक्र वगैरह है। ये सबब अपनी जगह पर है, ये सबब मेरे ख्याल से पूछा नहीं जाएगा कि हाजमा की खराबी से ही हो जाता है, और भी सबब होते हैं। भाई सबसे कॉमन सबब क्या है, रोटी बनाते हो तो हाथ जल जाना, उसमें आंवला निकल जाता है ना, तेल पड़ गया आंवला निकल जाता है, वो बहुत कॉमन है। ठीक है, हर्पीस में ब्लिस्टर निकल जाता है। ठीक है, तो ये सब से ज़्यादा कॉमन है, तो ये सब अपनी पे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। गाय बुढ़ापे में पाँव पर छालिया के बराबर एक अकेला आंवला निकल आता है, जिसको नफ़ात मुनफरदा कहते हैं। जब यही बच्चों के हाथ पाँव में निकल आए तो उसे नफ़ात तिफलिया कहते हैं, और जब इन आंवलों में ताफुन तकुल पैदा हो जाए तो उसे नफ़ात गनगराना कहता है। 3 अलग अलग टर्म बताया, एक तो बताया नफ़ात मुनफरदा, एक बताया नफ़ात तिफलिया, और बताया नफ़ात गनगराना। मुनफरदा के बारे में स्पेशलाइज्ड वर्ड क्या है, ये बुढ़ापे में हो रहा है, बुढ़ापे में हो रहा है, और आमतौर से कहाँ पर हो रहा है, पाँव में, बुढ़ापे में हो रहा है, और ज़्यादातर ये पाँव में हो रहा है, और अकेला हो रहा है, सिंगल, इसलिए भी नाम दिया है मुनफरदा। मुनफरद माने सिंगल, है ना, एलोन। तो ये बुढ़ापे में होता है, ये पाँव में होता है, और ये अकेला होता है। तिफलिया, यही वाला आंवला बच्चों में हो, जब यही आंवला बच्चों में हो तो उसे नफ़ात तिफलिया कहते हैं। और इसी आंवले में अगर पीप जमा हो जाए, पीप जमा हो जाए तो उसे नफ़ात गनगराना कहते हैं। तो ये अलग अलग 3 टर्म है। ठीक है, तो ऐसे अगर पूछेगा बुढ़ापे में पाँव में कोई अकेला अगर आंवला पैदा हो जाए तो क्या कहलाएंगे, तो कहलाएगा, तो बात आसानी से आप मुनफरदा बता देंगे। लेकिन सवाल यहाँ से पूछेगा तो उधर जानने में दिक्कत होती है। तो लिखेगा कि नफ़ात मुनफरदा कहाँ पाया जाता है, तब थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि भैया ये बच्चे में भी, चूँकि बच्चे में भी है ये सेम चीज़। ठीक है, लेकिन उसमें हम अलग से नाम देते हैं तिफलिया। ठीक है, ये पीप भी जमा हो जाता है ये अकेले में, लेकिन उसको नाम देते गनगराना। ठीक है, कैफियत यही है, कैफियत जो है वो मुनफरदा ही है। बच्चों में हो गया तो तिफलिया, पस हो गया तो गनगराना।
ठीक है। तो इधर से सवाल पूछेगा तो कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए आपको इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्रॉस मैचिंग कर लीजिए अच्छे से। अगर ये क्रॉस मैचिंग करके आपको सवाल बना दे तो भी अच्छे से बन सकता है। तो मुनफरदा हो गया बुढ़ापे में, सिंगल अपाव में। तिफलिया हो गया, ये भी सिंगल अपाव में होगा, लेकिन बच्चों में होगा तो इसका नाम तिफलिया होगा। ये भी सिंगल और पाँव में होगा अमूमन, लेकिन अगर उसमें पस भर गया तो गाना करना कहलाएगा। ये क्लियर रहना चाहिए। इसकी एक मखसूस किस्म जिसमें इब्तिदा सीने पर एक आंवला नमूदार होता है इब्तिदा में, इसके बाद इसके गिर्द बहुत से आंवले बन जाते हैं और फैल जाते हैं, इसे नफात तबकिया कहते हैं। एक और आया है, का नाम है नफात तबकिया। तबकिया जो है ये इन सबसे अलग है। कैसे अलग हो गया? इसमें साफ तौर से लिख दिया कि ये सीने पर होता है। पहला पॉइंट क्या है? ये सीने पर होता है और ये एक निकलता है, उसके चारों तरफ और भी निकल जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये नफात तबकिया हो गया। तफशील मसूर की दाल है जो सिरका में पकाई जाती है, इससे पहले भी इसका जिक्र आया होगा। तफशील गज़ा है, तफशील गज़ा है, मसूर की दाल को किसमें से? सिरके में पकाया जाता है, सिरका में पकाया जाता है। ये अक्सर कंफ्यूज करता है तफशील और इसी तरह का रामक और इसी तरह का जो और भी ग़िज़ा है उस सबको एक जगह रख करके आप लोग डिस्कशन कर लिया कीजिए कभी कभी बीच में, ठीक है। इकट्ठा है आपकी इस किताब में, लास्ट में मेरे ख्याल से दिया हुआ होगा, लास्ट में दिया होगा, तो उसको कभी कभी बैठ कर डिस्कस कर लिया कीजिए, तो उससे क्या होगा कि कन्फ्यूजन जो है वो दूर होने लगेगा। पित्ती अशरा, पित्ती अशरा, पित्ती अशरा को इंग्लिश में अर्टिकेरिया कहते हैं, ठीक है। लिख रहा है कि जिल्द के चिकने दोदड़े हैं, छोटे या बड़े चिपटे, छोटे बड़े या बड़े चिपटे होते हैं, इसमें परेशान कुन खुजली होती है और अमूमन यकलख्त पैदा होना ही इसकी खास पहचान है। यकलख्त मतलब अचानक से, यकलख्त पैदा होता है। और यकलख्त कोई भी चीज़ होती है ना जिसम में अचानक से कोई सडन चेंजेस होता है, ये अमूमन सफ़रा की वजह से होता है। सफ़रा ही ऐसा मादा है जो बहुत तेज़ है, जिसम में बहुत जल्दी नफूज करने वाला है और बहुत सीवियर सिम्टम लाने वाला है। तो अगर इस तरह का कोई मर्ज़ हो कि आदमी को मतलब कि कोई ऐसी तबीयत ख़राब हुई और अचानक से ख़राब हुई, तो वो ज़्यादातर सफ़रा की वजह से होता है। पित्ती भी ऐसे ही मर्ज़ है। हालांकि यहाँ पर इसके बारे में लिखा है कि जो बलगम है वो या शोर बलगम की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पर नीचे लिखा है कि मादा गर्म और तेज़ रतूबात है जो फसाद इस तरह से पैदा होता है। लेकिन गर्म मादा बेसिकली सफ़रा है, ठीक है। कभी ये बलगम भी, शोर बलगम भी गर्म मादा में शामिल होता है। बलगम गर्म, शोर बलगम का मिजाज भी गर्म खुश्क हुआ करता है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये सफ़रा से होता है। यकलख्त पैदा होने वाला ये मर्ज जो है वो यकलख्त पैदा होता है और जिल्द पर चिकने दोदड़े हैं। अर्टिकेरिया को आप लोग जानते हैं, इसलिए उसको ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इस मर्ज़ का मादा लिखा है कि मादा कैसा है? मादा मर्ज़ गर्म तेज़ है ना, रतूबात है, गर्म तेज़ रतूबात है। और गर्म तेज़ रतूबात कौन सा होता है? अकेला सफ़रा है जो गर्म भी है और तेज़ भी है, ठीक है। और हो सकता है कि जब बलगम जो है वो शोर हो गया हो तो उसमें भी तेज़ी और गर्मी आ जाती है, ठीक है, जो फसाद और इस्ताहला से पैदा होती है। फसाद और इस्ताहला से पैदा होती है। अगर जिस पित्ती में सुर्खी और गर्मी ज़्यादा हो और जल्द नमूदार हो जाए और दिन में निकला करे, वो दमवी शरा है, जबकि शराब बलगमी में सफ़ेदी होती है और रात को उछला करती है। जिस पित्ती में क्या हो?
सुर्खी और गर्मी ज़्यादा हो, सुर्खी और गर्मी ज़्यादा हो, दिन को उछला करे, तो ये दम भी बताया गया है। जबकि ये सफ़ेदी हो, इसमें सफ़ेदी हो और ये रात को उछला करे, तो ये बलगमी है। उसूल इलाज क्या है? मेदा और आमा का तनक़िया करें, जल्दी मसामात को खोलें, इस्लाह हज़म करें और इस्लाह ग़िज़ा करें। उसूल इलाज मेदा व आमा का तनक़िया करें। पहला पॉइंट तो यह है, जल्दी मसामात को खोलें, जल्दी मसामात को खोलें। और लिखा है इस्लाह हज़म, इस्लाह हज़म और इस्लाह ग़िज़ा करें। क्या हुआ? हाँ, अमल तारीक़ करेंगे। पोर्स खोलने के लिए बेहतरीन तरीका जो है वो अमल तारीक़ है। पसीना लाने से पोर्स ओपन होते हैं। ठीक है। अच्छा, करीस के बारे में लिखा है, ऐसा गोश्त है जो सिरका और सब्ज़ी में पकाया गया हो। करीस, सिरका प्लस सब्ज़ी में पकाया हुआ गोश्त। बेसिकली ये गोश्त है, लेकिन वो उसमें सब्ज़ी और सिरका डाला गया। हमारे यहाँ पता नहीं सिरका नहीं डाला जाता, लेकिन अरबों में ज़्यादातर गोश्त में सिरका डाला जाता है। ठीक है। और सिरका मुफीद है, खाना चाहिए। ताउन, प्लेग, यूनानी ज़बान का लफ्ज़। ताउन की असलियत तेऊन थी, जिससे ताउन बना। यानी यूनानी ज़बान में एक लफ्ज़ था जिसका नाम था तिऊन, उसी से ये निकला है ताउन। ठीक है। तो यूनानी ज़बान में पूछेगा कौन सा लफ्ज़ है, तो बताना है तिऊन था। असल में तिऊन था। अगर ये ऑप्शन में रहे कि यूनानी ज़बान में असल लफ्ज़ कौन सा है और वो ऑप्शन तिऊन हो वहाँ पे, तो वो सही है ऑप्शन। अलीगढ़ शाह का कौल है कि जिस यूनानी लफ्ज़ का तर्जमा अरबी में ताउन है, यूनानी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल उन सारे औराम में क्या करते थे जो गिल्टियों में होता था, चाहे वो ज़कीउल हिस्स गिल्टी हो या बेहिस गिल्टियाँ हों। यह शेख का कौल है। शेख ने क्या कहा कि जो यूनानी अतिब्बा थे, हर किस्म के गिल्टियों के औराम के लिए यही वर्ड इस्तेमाल करते थे, तिऊन इस्तेमाल करते थे। तिऊन की इस्तिलाह इस्तेमाल करते थे, चाहे वो ज़कीउल हिस्स हो या ज़कीउल हिस्स ना हो, बेहिस हो। ज़कीउल हिस्स गिल्टियाँ कौन कौन सी बताई हैं? जैसे खुशिया या छाती या असलुल लिसान। ठीक है, खुशिया, छाती या असलुल लिसान। और बेहिस गिल्टियाँ जैसे जंगासा की, है ना, बगल की और जंगासा की गिल्टियाँ। तो ये बताया कि कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं था कि इस वाले में होगा तो बोलेंगे कि इस वाले में होगा तो बोलेंगे। किसी भी तरह के गिल्टियों में अगर वर्म हो तब यूनानी अतिब्बा तिऊन ही इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ऐसा किसने कहा है? शेख ने कहा। ताउन का मादा एक मादा समिया है जो उज़ू को फासिद और मुत्तसिल अज़्ज़ा के रंग को बदल देता है। यानी यूनानी अतिब्बा के नज़दीक गिल्टियों का वर्म जो है वो तिऊन है ना। ये वर्ड जो है वो लोग ऐसे ही इस्तेमाल करते थे। ताउन का मादा क्या है? मादा समिया, जो क्या करता है?
उज़्व को फासिद, उज़्व को फासिद, और मुत्तसिला अज्जा के, मुत्तसिला माने सटा हुआ, अज्जा के रंग को बदल देता है। ठीक है। बदतरीन वो है, ताउन की किस्म में से लिखा है कि बदतरीन वो है जो बगल और कान के पीछे हारिस होता है, क्योंकि ये मकामात आज़ाए रईसा के करीब है। बदतरीन है जो कान के पीछे, बगल और कान के पीछे लाक होता है। अच्छा, उसकी वजह क्या बताई है? क्योंकि ये उज़्वे रईस के करीब है। उज़्व रईस, कान के पीछे उज़्व रईस कौन सी? दिमाग है। बगल के पास कौन सी उज़्व रईस है? कल्ब है। ठीक है। तो इसीलिए इस जगह पर अगर ये मादा पहुंच गया है या ताउन हो गया है इन गिल्टियों में, तो उसके बारे में कहा कि ये बदतरीन है। आगे लिखा है मुतलक ताउन से मुराद ताउन गुद्दी ही है, और यही किस्म ज़्यादा पाई जाती है। ताउन की 3 किस्म बताई गई होगी आगे। एक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। एक जो है वो गिल्टियों को अफेक्ट करता है, हाँ, लिम्फ नोड को। गिल्टियों मतलब लिम्फ नोड ही है, ये जो हम लोग गिल्टी की बात कर रहे हैं वो लिम्फ नोड ही है। अगर वर्ड ताउन आए कहीं पर, कि ताउन का मुतलकन क्या, मुतलकन ताउन वर्ड जो है मुतलकन किसके लिए इस्तेमाल होता है, किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो ऐसी सूरत में करना पड़ेगा वो गिल्टियों के वर्म के लिए ही इस्तेमाल होता है, या गिल्टियों के ताउन के लिए ही इस्तेमाल होता है, गिल्टियों के ताउन के लिए। ठीक है। जैसे मुतलकन वर्ड का मतलब क्या होता है कि एग्जाम नहीं लिखा है, ताउन की किस्म नहीं लिखा। अगर ऐसे ही पूछ दे कि ताउन इनमें से किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, और ऑप्शन दे दे गिल्टी, ऑप्शन दे दे आपको लंग्स, और दे स्किन, तो क्या दीजिएगा? आप तो जानते हैं कि भाई ताउन जो है वो लंग्स को भी अफेक्ट करता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, है ना। मुतलकन वर्ड का मतलब ये हुआ कि अगर ताउन लिख दिया और कोई साथ में नहीं लिखा गया है, तो उसका मतलब है कि वो गिल्टी को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट गिल्टी है। ठीक है। मुतलकन मतलब आइडियल टाइप होता है। हाँ, मतलब वो जैसे सुनने मतलब है तो कौन सा एकदम आइडियल है कि मार ही देगा, इसी टाइप का कुछ होता है। हाँ, ये वर्ड जैसे अब हलीला की आप किस्म जानते हैं, हलीला स्याह, हलीला जर्द, हलीला काबली, लेकिन कहीं पर हलीला लिखा रहेगा तो क्या मुराद है? कहीं पर हलीला लिख के छोड़ दिया, तो अगर मुतलकन हलीला लिखा हो, इससे क्या मुराद है? तीनों से क्या समझेंगे? इसी को बोलते हैं मुतलकन हलीला अगर हो तो वो क्या मतलब होता है? हलीला जर्द। ठीक है। अगर कहीं पे हलीला लिख के छोड़ दिया तो उसका मतलब होता है हलीला जर्द। अगर लिखा गाय ताउन में जिल्द के नीचे जीर्णखून होने से जिल्द पर स्याह दाग निकल आते हैं। अगर ये दाग ज़्यादा हो तो बदन की रंगत स्याह मालूम होती है। ऐसे ताउन को ताउन सौदावी कहते हैं। एक ताउन सौदावी है, कैसा होता है? जिल्द के नीचे खून पहुंच जाती है ना, खून का जरियान होता है और इसके नतीजे में जिल्द स्याह पड़ने लगती है, स्याह पड़ने लगती है। ये ताउन सौदावी है। ज़्यादातर गिल्टियाँ कंजरान में निकला करती हैं, इससे कम बगल में और इससे कम कान के पीछे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मौलिक है। कौन वाला सबसे ज़्यादा मौलिक है? कान के पीछे वाला। और सबसे कम कौन पाई जाती है? कान के पीछे वाली। ठीक है। यानी जो ताउन गिल्टियों में होता है उसमें से 3 कॉमन प्लेस बताया है। एक तो
कंजरान वाला, कंजरान, दूसरा बगल वाला, बगल वाला, और तीसरा कान के पीछे वाला। तो कंजरान वाला सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा यही वाला अफेक्टेड होता है, उससे कम, इससे कम, और ये सबसे कम। लेकिन सीवियरिटी के हिसाब से ये सबसे कम सीवियर है, सबसे कम सीवियर है, ये इससे ज़्यादा, और ये सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सीवियर है। ये इंसिडेंस के एतबार से और ये सीवियरिटी के एतबार से। सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो ताउन गिल्टियों को अफेक्टेड करता है वो सबसे ज़्यादा किस गिल्टी को अफेक्ट करता है, या ये पूछा जा सकता है कि ताउन जो अलग अलग गिल्टियों को अफेक्ट करता है उसमें से सबसे खतरनाक वाली कौन सी है। ठीक है, तो सबसे खतरनाक वाली कान के पीछे वाली है। अगर कान के पीछे वाली गिल्टी अफेक्टेड होगी तो ये मुहलिक साबित हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ठीक इसके पास क्या है, दिमाग है, मेम्ब्रेन है और दिमाग है, और ये उज़्व रईस है, और उज़्व रईस को वो अफेक्टेड करेगी तो उसे मौत वाक़ई हो सकती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा गिल्टियाँ कहाँ हैं भाई, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा गिल्टियाँ कहाँ हैं? सवाल पूछा गया था कभी पीजी के एंट्रेंस में। नेक में, नेक में पूरे बॉडी में जितनी गिल्टियाँ पाई जाती हैं उसमें सबसे ज़्यादा नेक में पाई जाती है। अप्रॉक्सीमेट मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, शायद 800 के आसपास बॉडी में गिल्टियाँ हैं, लिम्फ नोड हैं, जिसमें से 300 अकेले नेक में पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गिल्टियाँ गर्दन में होती हैं। अगले, बाज़ दफ़ा अंदरूनी गिल्टियाँ मुतासिर होती है और मैदा, आंतों और जिगर समेत ताउन के ज़्यादा, जिगर समेत ताउन के ज़्यादा शरारत कर जाने से खून, दस्त और क़य आने लगते हैं। ऐसे ताउन को ताउन मासारिकी कहते हैं। ताउन मासारिकी, इसको ताउन बतनी भी कहते हैं। ताउन बतनी, ये क्या है, जब जिस्म के अंदरूनी, जिस्म की अंदरूनी गिल्टियाँ मुतासिर हो, जिस्म की अंदरूनी गिल्टियाँ मुतासिर होगी तब उसको हम लोग ताउन मासारिकी या ताउन बतनी के नाम से जानते हैं। और ऐसी सूरत में अफेक्टेड क्या होता है, मैदा, आंत और जिगर, खास करके ये जो हमारे जीआईटी का पार्ट है ये अफेक्टेड होता है। इसकी वजह से खूनी दस्त आ सकती है, खूनी दस्त और क़य आ सकती है। अगले लिखा, गाहे गिल्टी मुतलकन नहीं निकलती और मरीज़ हिलाक हो जाता है, इस किस्म को ताउन अफूनी कहते हैं। एक और है ताउन अफूनी, और इसमें कह रहा है कि गिल्टियाँ निकलती ही नहीं हैं, गिल्टियाँ नमूदार नहीं होती, और क्या होता है, मरीज़ हिलाक हो जाता है, मरीज़ हिलाक हो जाता है। आप लोग हैज़ा पढ़े हैं? हैज़ा एक हैज़ा की वो किस्म है जिसमें दस्त भी नहीं आता है, उल्टी भी नहीं होती है और मरीज़ मर भी जाता है। पढ़े हैं? क्या नाम है उसका? सवाल भी पूछे थे। हैज़ा की पढ़े थे कि उसमें हैज़ा की जो सिम्टम है वो नहीं दिखती है, लेकिन वो जब भी आएगी तो एपिडेमिक के तौर पर होती है। तो ऐसी सूरत में वो इंसान को मार डालती है, उसको हम लोग बंद हैज़ा कहते हैं, बंद हैज़ा कहते हैं। रिवीजन कीजिए तभी आपको याद रहेगा। आगे लिखा, ये ताउन की शदीद तरीन मोहलिक किस्म है, ये वाली जो है जिसमें ये अफूनी वाली, जिसमें गलतियाँ नमदार नहीं होती, ये शदीद तरीन मोहलिक किस्म है। अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा मोहलिक कौन सी है तो वो ताउन अफूनी होगी। अच्छा, ताउन में कौन सी है, ताउन में कौन सी है गिल्टी, उसे मुराद गिल्टियों वाली है, तो वो कान के पीछे वाली गिल्टी जब मुतासिर होगी तो। लेकिन अगर इन जनरल अगर उसको माने इस तरह से टर्म के साथ जोड़ दे, ताउन मासारिकी, ताउन अफूनी, ताउन
है ना, गुद्दी, तब इसमें ताउन अफूनी जो है वो सबसे ज़्यादा मौलिक साबित होती है। गाय ताउन की समेत फेफड़े पर असर करती है, इस सूरत में भी गिल्टी नहीं निकलती, इसको ताउन रेवी कहते हैं। एक और लिखा है अलग से, ताउन रेवी, हम लोग पल्मोनरी प्लेग बोलते हैं, है ना। अक्सर शफायाब होने के बाद मरीज को ज़ातुर्या हो जाता है, अक्सर मरीजों की ज़बान तोतली हो जाती है। ठीक है, यानी जो पल्मोनरी प्लेग है ये खाली इन्फेक्शियस होता है, मॉडर्न में आप लोग पढ़े होंगे, ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है क्योंकि इसका जो मादा है वो अब खांसने से फैलता है, क्योंकि इसका मादा है कहाँ पर, लंग्स में, तो आसानी से एक से दूसरे में फैलता है। ये सभी फैलने ही वाला है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से फैलता है। इसके बारे में कहा, ताउन रेबी के बारे में कहा कि इसमें भी गिल्टी नहीं निकलती, इसमें भी गिल्टी नहीं निकलती है। अच्छा, ये भी मौलिक वाला है, लेकिन यहाँ पर मौलिक उसकी हिलाकत का जिक्र उतनी तेज़ी से नहीं, उतने अच्छे से नहीं किया है, बल्कि इसको कहा है कि ज़्यादा मौलिक है, सेप्टिसेमिक प्लेग है। ठीक है, और पल्मोनरी प्लेग से ज़्यादा खतरनाक लिखा है सेप्टिसेमिक प्लेग को। इसमें फैलने की रफ्तार तेज़ होगी, लेकिन इसमें डेथ रेट ज़्यादा होगा। इस वाले में कह रहा है कि गिल्टी तो नहीं निकलती, मरीज़ अगर ठीक हो जाए, मरीज़ अगर सेहतियाब हो जाए, अगर सेहतियाब हो जाए तो क्या हो जाता है, ज़ातुर्रिया हो जाता है। ज़ातुर्रिया क्या है, फिर फंस गए, फिर उल्ट, ज़ातुर्रिया निमोनिया है। ठीक है, इसलिए बार पूछते रहते हैं, इसे ज़ातुर्रिया हो जाएगा। निमोनिया किसी को हो जाता है तो उससे ज़बान तोतली हो जाती है, कहता है। ये अमूमन कब होता है, जब बच्चों में किसी को निमोनिया हो, बच्चा अगर निमोनिया से हॉस्पिटलाइज हो गया हो या लंबे समय तक वो इससे अफेक्टेड रहा हो, तब ऐसे बच्चे का ज़बान जो है वो तोतला हो जाता है। ठीक है, जब भी कोई पेशेंट आपके पास आए कि ज़बान तोतली है या हकलाता है, बोलने में हकलाता है बेसिकली, तो उससे हिस्ट्री लीजिएगा कि बचपन में कभी निमोनिया हुआ था कि नहीं, तो उसमें से ज़्यादातर बोलेगा हाँ निमोनिया हुआ था। ठीक है, उसूल इलाज क्या लिखा है, कल्ब को कुव्वत देने वाली सर्द और खुशबूदार अद्विया सुंघाई जाए, कमरे में छिड़की जाए। कई सारे उसूल इलाज हैं। उसूल इलाज, कल्ब को कुव्वत देने वाली दवा सुंघाएं और कमरे में छिड़कें। कमरे में छिड़कने का मतलब यह है कि उसको खुशबू मिलती रहे। दवाओं में जहरीले मादे की इस्लाह करने की काबिलियत होनी चाहिए। ऐसी दवा इस्तेमाल करें जो क्या कराए, जहरीले मादे की इस्लाह। दवाएं ऐसी दें जो जहरीले मादे को की इस्लाह करने की सलाहियत रखता हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अच्छा ये सब भी उसी में है, हालांकि उसूल इलाज में ही है। फसद करना ममनू है, फसद इसमें ममनू किया गया, फसद ममनू है। ठीक है, बल्कि तमाम तवज्जो कल्ब की तबरीद और तक़वीत की जानिब होनी चाहिए। तवज्जो कहाँ होनी चाहिए, कल्ब की तक़वियत और तबरीद की तरफ, तक़वियत और तबरीद की तरफ होनी चाहिए। इसके लिए काफूर अजीबुल खासियत है। इस्तेमाल क्या कराना है, काफूर। काफूर को भी रूम में छिड़केंगे तो भी उसमें कई सारी प्रॉपर्टी है। जहरीले मादों को दफ़ा करने की भी प्रॉपर्टी है। वो ये मतलब कि कल्ब को क़ुव्वत देगी, तबरीद ज़रूर करेगी। मौके कल्ब तो ना होगी लेकिन तबरीद पैदा करेगी, क्योंकि फिर काफूर मिजाज में ठंडी है। एक है महसूस, मिलता ही मिलता होगा, वो होता जो चूजे और तेहू के को पानी में जोश देकर उन्हें सिरका में डालकर पकाया गया हो। महसूस क्या है, चूजे और तेहू, चिड़िया है ना, तेहू, इसको पानी में उबाल कर सिरका में डालकर पकाया गया हो। एक है कर्ज, काफ रा ज़ाद,
कर महसूस वाले गोश्तों से ठंडी सब्जियों के साथ तैयार किया गया हो। जो महसूस अभी आपने बनाया उसी को ठंडी सब्जी के साथ बनाया गया हो। ठीक है। तीसरा है खीश। खीश या खेश खाना वो मकान जिसकी छत में फराशी पंखे लगे हों। ये उस ज़माने में कोई बड़ी बात थी, है ना जी। उस ज़माने पंखा कैसा होता था? कोई ऐसा पंखा लगाया जो खींच करके हिलाया जा रहा है, वो महाराजा के महलों में हुआ करता रहा होगा। ठीक है। तो है कि पंखा लगा होना उस ज़माने में बड़ी बात। चलिए यहीं तक रहने देते हैं।